Good morning, good morning, good morning. Is the audio video fine? नमस्कार नमस्कार. Good morning. ओके ओके ओके. चलिए. तो यहाँ पे अगर बात करी जाए, अभी तक हम लोग ने क्या देखा था? हम लोग ने देखा था किस तरीके से जो जर्मन की पार्लियामेंट थी और वहाँ पे एक सिस्टम जो स्टैब्लिश कराने की कोशिश की गई थी, वेमार रिपब्लिक ऑफ जर्मनी. तो एक जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, लेकिन उसके हिसाब से वहाँ पे चीज़ें चल नहीं पा रही थी. लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी हो रखी थी विद द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और ये मान रहे थे कि जो यहाँ पे वेमार रिपब्लिक के लोग हैं, जो यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो कुछ ऐसा सच कर नहीं रहे थे. उनके द्वारा कुछ किया नहीं जा रहा था. राइट. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. तो एक जो बात हम लोग ने देखी थी यहाँ पे, कि लोगों का जो ट्रस्ट था, लोगों का जो विश्वास था वेमार कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उसके साथ वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस में, वो हटता जा रहा था. इसी चीज का ट्रस्ट डेफिसिट का फायदा किसने उठाया? हिटलर ने. ट्रस्ट डेफिसिट का फायदा किसने उठाया? हिटलर ने. और हम लोग ने देखा था किस तरीके से इन्होंने क्या क्या स्टेप लिए थे. एक मिस्टीरियस आग लगी थी पार्लियामेंट पे. पार्लियामेंट में वहां के मिस्टीरियस आग लगी थी, और किस तरीके से फिर इन्होंने जो सिविल लिबर्टीज थी, लोगों के जो राइट्स थे, उसको खत्म कर दिया था. उसको खत्म कर दिया था. फिर वहां के जो इनके अपोजिशन में थे, जो इनके अपोजिशन में थे मिनिस्टर्स, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया था. कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स. इसके बाद एक एक्ट पारित कर दिया था इन्होंने. एक्ट पारित कर दिया था जिसके तहत एडोल्फ हिटलर ने खुद को डिक्टेटर घोषित कर दिया था वाया एक्ट, और अनलिमिटेड पावर्स एक्वायर कर ली थी. किसी को भी क्या किया जा सकता था? कैद किया जा सकता था विदाउट एनी वारंट और समथिंग लाइक दैट. ये चीज हम लोग ने देखी थी. फिर हम लोग ने देखा था किस तरीके से ढेर सारी पुलिस फोर्सेस भी आ गई थी, अलग अलग इंटेलिजेंस आ गई थी, अलग अलग सर्विलांस एजेंसीज स्टैब्लिश कर दी गई थी, सर्विलांस एजेंसीज स्टैब्लिश कर दी गई थी. राइट. तो यहाँ पे इतना सबको 1 बजे, हाँ विक्रांत, आज और कल अन अकेडमी ने हमें बोला था, आज और कल जो मेरा प्रीलिम्स वाला बैच आने वाला है ना, ज्योग्राफी का, उसको हमें वहां पे एक डेमो देना है. तो इसलिए 1 से 2 हिस्ट्री आज नहीं चलेगी. आज एशियंट हिस्ट्री नहीं चलेगी वहां पे. हाँ, तो ये बात है. बताओ, ये सबको इतना रिवीजन हो गया? ये जो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया है, ये सबको समझ में आ गया? हिटलर का उदय, कैसे उन्होंने अपनी अथॉरिटी को मजबूत किया. तो ये शॉर्ट नोट्स टाइप का एक बन गया अपना. अब आगे देखते हैं और क्या बदलाव किए. और क्या बदलाव किए. तो हम लोग ने देखा था पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल जो चीजें हैं, उसमें हिटलर ने चेंजेस किए थे. जय हिंद जय हिंद. हिटलर असाइन्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट Hammarskjöld, who aimed at full production and full employment through a state-funded work creation program. It is just like something like MG नरेगा. MG नरेगा लाइन देखिए जरा. इकोनॉमिक रिकवरी, हम लोग जान रहे थे जर्मनी कितना ज्यादा रिसेशन में चल रहा था, डिप्रेशन में चल रहा था. वहां पे हमने बात नहीं करी थी कि एक लोफ ऑफ ब्रेड भी आपको अगर खरीदना है, तो आपको बक्से में पैसे भर के ले जाने पड़ेंगे, है ना. तो भाई जाहिर सी बात है, इसको उबारने के लिए हिटलर ने जो इकोनॉमिक रिकवरी की जिम्मेदारी दी, किसको दी? इकोनॉमिस्ट हामर शार्ट. इन्होंने क्या किया? फुल प्रोडक्शन, फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जाएगा? स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम. हमने क्या बोला? इट इज जस्ट लाइक एमजी नरेगा. एमजी नरेगा. This project produced the famous German super highways and the people's car Volkswagen. तो इसी टाइम पीरियड में ये सब खड़ा हुआ है. Volkswagen जो आई है कार, ये इसी टाइम पे स्टैब्लिश करी गई थी, सो दैट लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाए. Volkswagen की कहानी ये है. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. Volkswagen की ये कहानी है. ये देखिए, पोस्टर अनाउंसेस योर Volkswagen. ज्यादा लोग कार परचेस करेंगे तो ज्यादा लोगों का एम्प्लॉयमेंट होगा. सच पोस्टर सजेस्टेड दैट ओइंग अ कार वाज नो लॉन्गर जस्ट अ ड्रीम फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर. और सब लोग जो है गाड़ियां ले सकते हो, कार अवेलेबल हो सकती है सबको. In foreign policy also, Hitler acquired quick successes. He pulled out of the League of Nations in 1993, reoccupied the Rhineland in 1936, and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan
वन पीपल, वन एम्पायर, वन लीडर। ये देखो इसने क्या किया। हिटलर की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें भी उसने बहुत जल्दी फतेह हासिल कर ली। लीग ऑफ नेशंस दोस्तों स्टैब्लिश हुआ था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि आगे कोई वॉर ऐसा ना हो उसको प्रिवेंट कराने के लिए लीग ऑफ नेशन बना था। लेकिन इसमें कोई कुछ दम नहीं था। इसमें बोलबाला किसका चलता था? केवल और केवल एलाइज का चलता था। ठीक है। तो ये हिटलर ने क्या किया, जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से बाहर करा दिया। फिर दोस्तों याद आ रहा राइनलैंड, आयरन कोल मतलब प्रचुर मात्रा में यहाँ था, रिसोर्स रिच रीजन था राइनलैंड, इसको दोबारा से कब्जा लिया, दोबारा से इसको कब्जा लिया। इसके बाद ऑस्ट्रिया और जर्मनी का एकीकरण कर दिया, ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी में मिला दिया, स्लोगन दिया वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। ही देन वेंट ऑन टू रेस्ट जर्मन स्पीकिंग सुंडेंटलैंड फ्रॉम द चेकोस्लोवाकिया एंड गॉबल्ड अप द एंटायर कंट्री। ये बहुत जबरदस्त चीज है। इतना करने के बाद अब ये एक्सपैंड कर रहे हैं, इतना करने के बाद अब ये एक्सपैंड कर रहे हैं। तो देखो एक्सपैंड कैसे करेंगे ये। इन्होंने सुंडेंटलैंड, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी को अगर आप लोग देखोगे तो चेकोस्लोवाकिया यहाँ पे आता है, तो उसका रीजन धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू करा। मेन चेकोस्लोवाकिया पे हिट नहीं किया, उसके किनारे किनारे सुंडेंटलैंड रीजन उसको बोलते थे। गुड मॉर्निंग। तो उसको कब्जाना शुरू किया, धीरे 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 पूरी कंट्री पे इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड व्हिच हैड कंसिडर्ड द वर्साइल वर्डिक्ट टू हार्श। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जब ये अपना मिलिटराइजेशन कर रहे थे हिटलर, तो हमने आई थिंक कल भी ये चीज बात बताई थी ना आप लोगों को, कि 1 लाख मिलिट्री इनको रखने की अनुमति थी, लेकिन ये बढ़ा रहे थे, टैंक वगैरह सब बढ़ा रहे थे। ये बाकी देश देख भी रहे थे, ये हमने आप लोग को कल बात बताई थी कि बाकी देश देख रहे थे कि हिटलर अपनी आर्मी खड़ी कर रहा है और दूसरे देश पे कब्जा, कब्जा क्या मतलब वहां पे टेरिटरी पे जा रहा है और ले रहा है, लड़ाई कर रहा है, लेकिन तब भी वो लोग चुप रहे थे। देखो यही लाइन यहाँ पे लिखी है, इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड which had considered the Versailles verdict too harsh। इंग्लैंड के साथ साथ बाकी कंट्रीज को भी लगता था कि जो जर्मनी के साथ हम लोग ने वर्साइल की ट्रीटी करी है बहुत ही हार्श है, मतलब बहुत गलत किया गया जर्मनी के साथ। तो ठीक है, जो वो एक्सपैंड कर रहा है उसको करने दो, कितना एक्सपैंड कर लेगा, थोड़ा बहुत एक्सपैंड कर लेगा बस, ये मानना था इन लोगों का। और ये बहुत बड़ी भूल करी थी इन लोगों ने, हिटलर को एक फ्री हैंड दे दिया था इनिशियली, और उसी में हिटलर ने बहुत काम कर दिया। These quick successes at home and abroad seem to reverse the destiny of the country। अब ये डेस्टिनी बदलने वाली है जर्मनी की। Hitler did not stop here। Schacht had advised Hitler against investing hugely in rearmament as the state still ran on deficit financing। इनका इकोनॉमिक एडवाइजर था शार्ट। उन्होंने हिटलर को बोला कि इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलिट्री में मत करो, क्योंकि अभी भी अपना जो कंट्री है वो स्टेट मतलब डेफिसिट फाइनेंसिंग पे चल रहा है, यहाँ पे अपना एक्सपेंडिचर ज्यादा है अपने रेवेन्यू से, अभी इतना ज्यादा इन्वेस्ट ना करो। Cautious people however had no place in Nazi Germany। Schacht had to leave। Hitler chose war as the way out of approaching economic crisis। तो शार्ट की बात नहीं सुनी हिटलर ने, और जो इनके मंसूबे थे हिटलर के उस पे वो चलते गए। शार्ट को जॉब से रिजाइन करना पड़ा, उनको जाना पड़ा। रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। हिटलर का क्या मानना था? हिटलर का मानना था कि रिसोर्सेज को कैसे पैदा किया जाएगा? नई टेरिटरी एक्वायर करके, नई टेरिटरी एक्वायर करके, नई टेरिटरी एक्वायर। ये देखो ये जर्मनी है, ये चेकोस्लोवाकिया था, सुंडेंटलैंड इसके इधर बाउंड्री पे था, फिर इसको चेकोस्लोवाकिया को कैप्चर करने के लिए वो निकला था। तो ठीक है, तो हाँ हम क्या कह रहे थे, रिसोर्सेस कैसे आएंगे जर्मनी के पास? एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। और दोस्तों एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी की अगर बात करी जाए, ये नॉर्वे पे भी हमला बोल दिए थे, अभी शायद इसमें आएगा, नॉर्वे तक पे हमला बोल दिया था, और इंग्लैंड वगैरह चुप थे, कुछ बोल नहीं पाए थे, क्योंकि इंग्लैंड ने अपनी आर्मी यहाँ से भेजी नॉर्वे में इनको हराने के लिए, ये खुद ही हार गए थे, खुद ही हार गए थे। और नॉर्वे को कैप्चर करना मतलब समझ रहे हो, अथा आयरन और कोल। तो रिसोर्सेज देखो, एक्सपैंड करके बाउंड्री को रिसोर्सेज ले लिए इन्होंने, ये चीज है।
सो आगे देखते हैं। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। अब देखो इन्होंने पोलैंड को इन्वेड किया, ये बहुत बड़ी बात हो गई। इन्होंने पोलैंड को इन्वेड किया, जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। इधर ध्यान दीजिए मैप पे, पोलैंड पे इन्होंने इन्वेड किया। दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। अब पोलैंड, अब ये सब एक ट्रीटी में बंधे थे, ये सब लोग एक ट्रीटी में बंधे थे। कैसी ट्रीटी? एक पे हमला होता है तो माना जाएगा सब पे हमला हुआ है। तो अभी तक तो बाउंड्री बाउंड्री पे एक्सपैंड कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब इन्होंने पोलैंड पे जब हमला किया, अब पोलैंड का साथ समर्थन देने के लिए फ्रांस और इंग्लैंड भी कूद पड़े लड़ाई में। In September 1940, a tripartite pact was signed between Germany, Italy, Japan, strengthening Hitler's claim to international power. अब हुआ क्या, जब इधर से पोलैंड की तरफ से फ्रांस और इंग्लैंड कूदे तो जर्मनी भी अकेला नहीं रहा, इसकी ट्रीपार्टीट पैक्ट साइन हो गया। तीन लोग, जर्मनी, इटली और जापान, ये एक साइड हो गया, ये एक साइड। Puppet regimes supportive of Nazi Germany were installed in large part of Europe. काफी जगह पे जर्मनी ने कब्जा कर लिया था उस टाइम पे। तो हुआ क्या कि इन्होंने अपने पपेट रूलर्स को वहां पे बैठा दिया था। बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वाज एट द पिनाकल ऑफ हिज पावर। दोस्तों 1940 का जो समय माना जाता है हिटलर का सबसे सुनहरा ईयर है, जो अपनी सबसे टॉप मोस्ट पावर पे वो था हिटलर। हिटलर नाउ मूव्ड टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कॉन्करिंग ईस्टर्न यूरोप। अब इनके मन में आया कि हमें ईस्टर्न यूरोप जो है ऑक्यूपाई करना है। ईस्टर्न यूरोप, इसका मतलब इधर का समझिएगा, ईस्टर्न यूरोप को हमें कैप्चर करना है। तो ही वांटेड टू एंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स। एक कॉन्सेप्ट मैंने जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उन्होंने ये चीज हमसे पढ़ी होगी, या फिर अन अकेडमी पे भी मैं शब्द बोलता रहता हूँ, लेबेंसराम। ये सुना है? लेबेंसराम, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का पढ़ा जाता है और एज सच हमने भी कई बार बोला। लेबेंसराम मतलब होता है लिविंग स्पेस। लिविंग स्पेस, लिविंग स्पेस का मतलब है कि जैसे सिटी है, सिटी वो एक्सपैंड करती है। इट्स जस्ट लाइक एन ऑर्गेनिज्म विच ईट्स अप द सराउंडिंग एरियाज एंड ग्रो। ये एक ऐसा दानव समझ लो, मानव समझ लो, कि जो एक्सपैंड करता रहता है। कैसे एक्सपैंड करता है? आजू बाजू के रिसोर्सेस को ईट अप करके एक्सपैंड करता रहता है। सिटी ऐसे ही तो ग्रो होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है लेबेंसराम का। तो उस टाइम पे माना जाता था कि हिटलर कहता था कि हम अपने लोगों को एक बड़ा स्पेस देंगे, बड़ी टेरिटरी देंगे, फूड सप्लाईज इंश्योर कराएंगे, फूड सप्लाईज इंश्योर कराएंगे। ही अटैक्ड द सोवियत यूनियन इन जून 1941। बताइए, इसने रशिया को इन्वेड कर दिया। ही अटैक्ड द सोवियत यूनियन इन 1941। इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर Hitler exposed the German Western Front to British aerial bombing and the Eastern Front to the powerful Soviet armies। यही इसने कांड कर दिया। एक बात बताते हैं, पोलैंड पे इसने जब हमला किया था तो इनिशियली इसको सक्सेस मिली थी। क्यों? क्योंकि जो पोलैंड की आर्मी थी ना वो किससे लड़ रही थी? घोड़ों के साथ, कैवेलरी, स्वॉर्ड्स, ये इस पैमाने पर लड़ रहे थे। और जो जर्मन की भैया आर्मी थी, उसकी जो मिलिट्री थी वो बमबारी और टैंक वगैरह लेके घुस गए थे। अब कहाँ तुम घोड़ों से उनको सामना कर पाओगे? तो हिटलर को लगा यार ये तो सही है अपना, अब ये आगे और बढ़ने लग गए, ये आगे और बढ़ने लग गए। जब आगे बढ़ने लग गए तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उधर उनको मिल गया यूएसएसआर। उसको भी इन्होंने ऐसे ही कुछ सोचा था कि उधर जीत जाएंगे। अच्छा, इधर फ्रंट पे अगर आप एक्टिव हो, आप दोनों फ्रंट पे एक साथ एक्टिव नहीं हो सकते हो। आप अपनी पूरी आर्मी को एक तरीके, एक फ्रंट में मोबिलाइज करा पाओगे। तो ये चीज खाली पड़ गया ना, जो वेस्टर्न फ्रंट था ये थोड़ा वीक पड़ गया। अब इसका फायदा इंग्लैंड ने उठा लिया, यहाँ पे एरियल बॉम्बिंग शुरू कर दी, अपने जहाज वहाज से बॉम्बिंग करना शुरू कर दी थी। ठीक है, ये सीन यहाँ तक अभी हो रहा है। The Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany at Stalingrad। बहुत फेमस वॉर है ये, स्टालिनगार्ड का युद्ध। तो सोवियत रेड आर्मी ने इनको बहुत बुरा हराया, यहाँ पे बहुत बुरा हराया इन्होंने। आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी हाउंडेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर अंटिल दे रीच द हार्ट ऑफ बर्लिन। इतना दौड़ाया इन्होंने यूएसएसआर की आर्मी ने
जब तक बर्लिन नहीं पहुंच गए सारे सोल्जर्स तब तक इनको खदेड़ते रहे। Established Soviet hegemony over the entire Eastern Europe for half a century thereafter। भाई जाहिर सी बात है यूएसएसआर ऐसे एक्सपैंड करता जा रहा है तो यहाँ पे ये पीछे हटते जा रहे हैं, क्योंकि ये एरिया तो पहले ही जीत चुका था जर्मनी, अब ये पीछे हट रहा है तो ये एरिया कौन ले लेगा? यूएसएसआर ले लेगा। Meanwhile, the USA had resisted involvement in the war। अभी तक यूएस पिक्चर में नहीं आया है, यूएस बस देख रहा है, यूएसए अभी इंटरवीन नहीं कर रहा है वॉर में, बस देख रहा है अभी। It was unwilling to once again face all economic problem that the First World War had caused। क्योंकि यूएस सोच रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इतना ज्यादा क्षति हमको पहुंचा दी इकोनॉमिकली कि अब क्या हम इसमें लगे। बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग। लेकिन ज्यादा देर तक यूएस दूर नहीं रहा। जापान was expanding its power in the east। It had occupied French Indochina and was planning attacks on the US naval bases in the Pacific। जापान बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रहा था दोस्तों। जापान की आप लोग जब हिस्ट्री देखोगे तो आप लोग को ये चीज समझ में आएगी कि बड़े पैमाने पे जापान का कब्जा हो रखा था ईस्टर्न साइड में अगर देखा जाए। ठीक है, चाइना का भी पार्ट इसमें इंक्लूडेड है, कोरिया का भी पार्ट इंक्लूडेड है, इंडिया फॉर सच मैटर उसका भी पार्ट इंक्लूडेड था एक टाइम पे। वहां तक जापान पहुंच चुका था। आपको पता होना चाहिए अंडमान निकोबार तक ये थे, अंडमान एंड निकोबार तक जापान का तिरंगा लहराता था एक टाइम पे, कब्जा लिए थे थोड़े टाइम के लिए। तो अब ये जापान को लगा कि अब यूएस पे भी हमें कब्जा करना चाहिए, यूएस को भी अपने अंडर में लेना चाहिए। When Japan extended its support to Hitler and bombed the US base at Pearl Harbor, the US entered the Second World War। अब जो है यहाँ पे अगर बात करी जाए, जापान ने अपना सपोर्ट हिटलर को दिया और यूएस का एक बेस था पर्ल हार्बर पे। इस पे बहुत अच्छी मूवी भी है, पर्ल हार्बर। इस पे एक बहुत अच्छी मूवी भी बनी हुई है, मे बी कुछ लोगों ने देखा हो, पर्ल हार्बर। तो बमबारी कर दी इस पे जापान की जो एयरफोर्स थी, उसने बमबारी कर दी। द यूएस एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब तो यूएस की एंट्री हो गई वॉर में, ना चाहते हुए भी इसको उतरना पड़ गया। अब जब यूएस उतरा तो इन्होंने कैसे पूरा खेल खत्म किया? द वॉर एंडेड इन May 1945 with Hitler's defeat and the US dropping of the atom bomb on Hiroshima in Japan। इधर हिटलर हारता है, हिटलर की डिफीट होती है और यूएस क्या करता है? जापान पे एटम बम गिरा देता है। From this brief account of what happened in the Second World War, we now return to Helmut and his father's story, a story of Nazi criminality during the war। याद है सबको स्टार्टिंग में हेलमत एक था लड़का जिसके पिता ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसके पिता नाजियों के लिए काम करते थे, उनके साथ मिले हुए थे। और इतनी ज्यादा क्रूरता बाकियों पे दिखाई थी कि जब ये लोग हारे, नाजी पार्टी डिफीट हुई, तो जो इन लोगों ने किया था इनको पकड़ पकड़ के एलाइज ने दंड दिया था। तो वही उनको भी लगा कि उनके साथ भी ऐसे ही कुछ ट्रीटमेंट किया जाएगा, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया था। द क्राइम्स दैट नाजीज कमिटेड वर लिंक्ड टू अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड अ सेक्ट ऑफ प्रैक्टिसेस। अब इसको ध्यान से समझना, जो इन्होंने क्राइम किए नाजियों ने, दैट वाज लिंक्ड टू अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनिमस विद हिटलर वर्ल्ड व्यू। नाजियों की जो आइडियोलॉजी थी, इट वाज वेरी सिमिलर टू हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल। लोगों में एक तरीके की इक्वलिटी नहीं है, बट ओनली अ रेशियल हायरार्की। बट एक रेशियल हायरार्की, रेस के हिसाब से ऊपर नीचे हैं सब। इन दिस व्यू ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप। और इस रेशियल हायरार्की में सबसे ऊपर कौन है? ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन्स आर्यन, they are at the topmost of the ladder, while Jews were located at the lowest rung। और सबसे नीचे कौन है? Jews। They came to be regarded as an anti-race, the arch enemies of the Aryans। ये जो Jews हैं ये एंटी रेस हैं और ये आर्यंस के सबसे बड़े शत्रु हैं। All other colored people were placed in between depending upon their external features। बाकी के जो लोग बचे वो इन दोनों के बीच में हायरार्की में आते हैं।
Hitler's racism borrowed from thinkers like Charles Darwin and Herbert Spencer. हिटलर का जो ये रेसिज्म वाला कॉन्सेप्ट आया, ये कहाँ से आया, किनकी थ्योरी से? चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आपने इनका नाम सुना होगा, हर्बर्ट स्पेंसर का। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आपने हर्बर्ट स्पेंसर का नाम सुना होगा। Darwin was a naturalist scientist who tried to explain the creation of plants and animals through the concept of evolution and natural selection, right? तो अगर यहाँ पे देखो, डार्विन एक नेचुरल साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट और एनिमल के क्रिएशन के बारे में बताया थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन। हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो कॉन्सेप्ट है वो हर्बर्ट स्पेंसर का है। काफी लोग मानते हैं कि वो कॉन्सेप्ट दिया गया था डार्विन द्वारा, राइट, डार्विन द्वारा, लेकिन ये डार्विन का नहीं है, ये हर्बर्ट स्पेंसर के आइडिया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसको बाद में डार्विन की थ्योरी में जोड़ा गया है। तो हर्बर्ट स्पेंसर का जो आइडिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और डार्विन का जो आइडिया था कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, इन दोनों को हिटलर ने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। कैसे? कि कुछ रेसेस होती हैं जो नेचुरली नेचर द्वारा एक्सेप्ट करी गई हैं कि इनको टॉप पे रहना है, जिसमें ये जर्मन आर्यंस आते हैं। और जो रेसेस सरवाइव नहीं कर पाएंगी उनको इस चेन से हटना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ज्यूश। According to this idea, only those species survived on Earth that could adapt themselves to changing climatic condition. We should bear in mind that Darwin never advocated human intervention in what he thought was a purely natural process of selection. However, his ideas were used by racist thinkers and politicians to justify imperial rule over conquered people. ये important बात है और मानने वाली बात है कि कैसे आप इसे मानते हो। दोस्तों, डार्विन का जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, इसकी एवज में चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, चाहे जो हो, चाहे जर्मन्स हो, उन्होंने अपना जो अधिकार है दूसरी कंट्रीज पे, इसका बेसिस रख के उसको किया। हमने ये आप लोग को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी ये चीज बताई थी। व्हाइट बर्डन थ्योरी सुना होगा आप लोगों ने। व्हाइट बर्डन थ्योरी, व्हाइट बर्डन थ्योरी जो थी उसका आधार यही था। व्हाइट बर्डन थ्योरी का आधार यही था, क्या? कि कुछ रेसेस हैं जो कि बनी हैं दूसरी रेसेस को सभ्य करने के लिए। ये उनका दायित्व है, उनका मॉरल ड्यूटी है कि जो है हम क्या करें, इन लोगों को सभ्य बनाएं। तो व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी ये डार्विन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी। डार्विन के आइडियाज अगर ऐसा सच बात करी जाए तो इंडिया के लिए बहुत अच्छे नहीं थे, इंडिया को सपोर्ट नहीं करते थे, वो इंडिया की फ्रीडम को सपोर्ट नहीं करते थे। तो जो डार्विन की ये थ्योरी आई थी, उसने जो इंपीरियलिज्म है, जो कॉलोनियलिज्म है, उसको भी एक तरीके से लेजिटिमेट घोषित कर दिया। तो यही चीज जर्मनी ने करी, हिटलर ने करी। उनकी उस थ्योरी को इस तरीके से इंटरप्रेट किया कि ज्यूस को हटाना है। ठीक है। द नाजी आर्गुमेंट वॉज सिंपल। नाजी आर्गुमेंट वॉज सिंपल। द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वंस वुड पेरिश। सिंपल सी बात। Strongest race would survive and the weak ones would perish. The Aryan race was the finest. It had to retain its purity, become stronger and dominate the world. Simple सी बात, आर्यन रेस को ही सबसे नंबर 1 होना है। नंबर 1 होना है। The other aspect of Hitler's ideology related to the geopolitical concept of Lebensraum, ये आ गया, Lebensraum or living space. He believed that new territories had to be acquired for settlement. This would enhance the idea of mother country, while enabling the settlers on new lands to retain an intimate link with the place of their origin. It would also enhance the material resources and power of the German nation. समझ में आया? ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। ये कीवर्ड ध्यान रखिएगा, लेबेंसराम। लेबेंसराम अगर बात करी जाए, इट वाज गिवन बाय, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं बाद में बता दूंगा। और जिस शख्स ने ये दिया था वो हिटलर का एडवाइजर था। हिटलर की कोर कमेटी में वो था जिसने ये, एक जोग्राफर है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। वो हिटलर की कोर कमेटी में थे।
एक ज्योग्राफर है, उन्होंने ये लेवेंस राम का कॉन्सेप्ट दिया था। ज्योग्राफी ऑप्शनल में पढ़ते हैं हम लोग इस चीज को। तो इसमें क्या है लेवेंस राम में कि नई टेरिटरीज आपको हमेशा खोजनी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो नई टेरिटरीज आपको सेटलमेंट के लिए चाहिए ही चाहिए। इससे क्या होगा कि लोगों को नए लैंड मिलेंगे, नए रिसोर्सेज मिलेंगे, और इससे जो एक कंट्री की पावर है वो बढ़ती है। इसलिए हमें टेरिटरी को एक्सपैंड करना होगा, नए लैंड्स को जीतना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा। ठीक है। हिटलर, यस, रैटसेल, फ्रेडरिक रैटसेल। हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड, इन्होंने एक पूरी की पूरी स्कूल को जन्म दिया, रैटलर स्कूल, रैटजेल स्कूल ऑफ थॉट। बहरहाल उधर ना जाते हुए, हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड टू कंसंट्रेट ऑल जर्मन्स जियोग्राफिकली इन वन प्लेस। हिटलर ने सोचा था कि हम जर्मन बाउंड्री को ईस्टवर्ड एक्सपैंड कर देंगे सो दैट सारे जर्मन एक तरफ आ जाए। पोलैंड बिकेम द लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंटेशन। और हमने देखा किस तरीके से पोलैंड था, बड़ा कंट्री था, और इसको इसने एज अ लैब समझ लिया एक्सपेरिमेंट के लिए। तो पहले सबसे पहले ईस्ट को कॉन्कर कर लो, सारे जर्मन्स को हम लोग यहाँ बसा देंगे, फिर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे ईस्टवर्ड, सारे जर्मन्स को यहाँ बसा देंगे, और ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। Establishment of the racial state. Once in power, the Nazis quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the extended empire. तो अब देख रहे हैं हम लोग कैसे इन्होंने एक अपना अलग रेशियल स्टेट एस्टैब्लिश किया, जहां पे रेशियल स्टेट का ये मतलब है एक ही तरीके के लोग रह रहे हैं, बाकी लोगों की जगह नहीं है वहां पे। तो जैसे ही पावर में आते हैं नाजीज, ये अपना जो ड्रीम था कि प्योर जर्मन्स की रेस को ही स्टैब्लिश करना, वो इन्होंने क्या किया कि जो बाकी के लोग थे, जो अनडिजायरेबल थे, उनको हटाना शुरू करा अपने एम्पायर से। नाजीज वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। और पता है जो दिव्यांग लोग थे, जो अपंग लोग थे, उनको भी इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजना शुरू किया। दे अलोन वर कंसिडर्ड डिजायरेबल, जो कि नॉर्डिक आर्यन जर्मन है। Only they were seen as worthy of prospering and multiply against all others who were classified as undesirable. This meant that even those Germans who were seen as impure or abnormal had no right to exist. आपको पता होना चाहिए, अगर किसी ने विवाह कर लिया है दूसरे देश के शख्स के साथ, उसको भी मार दिया जाता था। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये आई थिंक सुभाष चंद्र बोस की जो वाइफ थी, ऐसे कुछ सीन हुआ था उस टाइम पे। एक तरीके का फतवा जारी हो गया था कि अगर किसी ने जो है दूसरे कंट्री के मेन के साथ अगर शादी कर ली है तो उसको भी इम्प्योर समझा जाता था, और उसको भी मारने के अधिकार थे, है ना। ऑस्ट्रिया की थी, हाँ हाँ हाँ, गुड, हाँ गुड, ऑस्ट्रिया की थी, यस। इस चीज को दिखाया है आई थिंक उस सीरीज में। तो ये सीन है, तो इसीलिए बहुत बचते बचाते वो लोग निकले थे। बहरहाल Germans who had seen as impure and abnormal had no right to exist. Under the euthanasia program, Helmut's father, along with other Nazis officials, had condemned to death many Germans who were considered mentally or physically unfit. तो यूथेनेशिया प्रोग्राम चलाया गया था, स्वेच्छा से मर जाओ, स्वेच्छा से मर जाओ, जो कि मेंटली और फिजिकली अनफिट हो जर्मनी में रहने के। तो ये फोटो अगर आप लोग देख पा रहे हो अपने बुक्स में, पुलिस एस्कॉर्टिंग जिप्सीज हु आर बीइंग डिपोर्टेड टू ऑश्विट्स कंसंट्रेशन कैंप। सबसे खतरनाक कंसंट्रेशन कैंप्स में से एक ऑश्विट्स। तो मुझे जरा सा टाइम दीजिए, मैं आप लोग को कंसंट्रेशन कैंप्स की पिक्स दिखाता हूँ। आप में से किसने नहीं देखी है कंसंट्रेशन कैंप्स की पिक, जर्मनी वाला किसने नहीं देखी है? क्या क्या वहां पे कैसे होता था? ओके ओके, अभी मेरा गूगल खुल जाए, क्रोम, दिखाते हैं। Jewish were not only the only community classified as undesirable, there were others also. तो केवल जूइश ही नहीं थे जो कि अनडिजायरेबल थे, और भी लोग थे, जिप्सीज एंड ब्लैक्स।
living in Nazi Germany were considered as racial inferiors who threatened the biological purity of the superior Aryan race. ठीक है, तो ज्यूइश के साथ साथ जिप्सी और जो काले लोग थे, ब्लैक लोग, वो उनको इंफीरियर समझा जाता था. सो जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक इस पे हिस्ट्री टीवी 18 की एक एपिसोड भी था. Okay, I'm sharing my screen now. See, ये है ऑशविट्स का कॉन्सेंट्रेशन कैंप. ये सबको मारने के लिए बोल दिया गया था, सबको कैंप में लाया गया. बताओ, जूइश बच्चे हो, जो भी हो, किसी को नहीं बख्शा जाता था. ये सबको मारा जाएगा, सबको एलिमिनेट किया जाएगा, जूइश जो लोग हैं. और देखो, सबको बाल वाल सबको हटा दिए जाते थे, बाल वाल सबके हटा दिए जाते थे. लाइन में रहो, सब ड्रेस पहन के, सबको चैम्बर में भेज दिया जाता था. ये स्कल्स वगैरह हैं, रेमिनेंट्स हैं उनके. जूते सबके इकट्ठा है, सब फोटोज हैं. मास ग्रेव देखो, सबको ऐसे करके दफना दिया गया एक साथ. एपिडेमिक्स हो जाए, यस, इसी वजह से मास ग्रेव देख रहे हो, सबको एक साथ कैसे. ये हालत देखिए. तो मतलब क्या बोला जाए, सब ऐसे ही पड़े हुए हैं. शरीर बिल्कुल वो हो जाता था, शरीर बिल्कुल जो है, गाल वाल बिल्कुल पिचक जाते थे, हड्डियां यहाँ पे, पसलियां वगैरह सब दिखने लग जाती थी, गला वाला बिल्कुल नीचे चला जाता था, दांत वात बिल्कुल बाहर. ये देख रहे हो कितने पतले पतले चेहरे हैं. तो दिस वॉज द सीन. सो ये चीज़ है. आई थिंक मोर और लेस आपको समझ में आ गया कि क्या है. चलिए बैक टू लेक्चर. कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की पिक. तो दे वर वाइडली परसिक्यूटेड. तो किनको किनको मार रहे हैं? ज्यूइश, जिप्सी, ब्लैक. इवन रशियन एंड पोल्स वर कंसिडर्ड सबह्यूमन एंड हेंस अनडिजर्विंग ऑफ ह्यूमैनिटी. रशियन और पोल्स को भी मारे. When Germany occupied Poland and many parts of Russia, captured civilians were forced to work as slave labor. पोलैंड और पार्ट्स ऑफ रशिया जब कैप्चर किया तो यहाँ के लोगों को एज अ स्लेव्स काम करवाया. Many of them died simply through hard work and starvation. काफी लोग इसी में मर जाते थे, इतना हार्ड वर्क और खाना मिलता नहीं था. Jewish remained the worst sufferers in Nazi Germany. Nazi hatred of Jewish had a precursor in the traditional Christian hostility towards Jews. तो ये इतना ज्यादा जूइश से क्यों घृणा करते थे? क्योंकि अगर यहाँ पे देखो, जो ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस, जो कि आई थिंक सवाल भी पूछा था किसी ने कि जर्मनी में कौन सा रिलीजन अपनाया जा रहा था, तो नाजियों द्वारा ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी धर्म अपनाया जा रहा था. उसमें ज्यूश के प्रति स्टार्टिंग से ही एक नेगेटिव एटीट्यूड रहा है. यही चीज उनकी पॉलिसीज में देखने को मिलती है. दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर्स ऑफ क्राइस्ट. उनको माना जाता है कि क्राइस्ट का जो मर्डर हुआ था वो ज्यूश के द्वारा ही हुआ था. किलर्स ऑफ क्राइस्ट एंड अशरर्स. अशरर्स का मतलब होता है यहाँ पे मनी लेंडर्स, चार्जिंग एक्सेसिव इंटरेस्ट, ऑफन यूज अ टर्म ऑफ अब्यूज. अशरर्स. तो अगर आप लोग ने क्राइस्ट के बारे में सीरीज या मूवी देखी हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो वो उनको सजा सुनाते हैं वो जूइश कहा जाता है, जूइश लोग होते हैं. और एक्सेसिव इंटरेस्ट वगैरह उनको जो दिया होता है उससे एक्सेसिव इंटरेस्ट मान रहे होते, जब वो नहीं दे पाते तो उनके साथ फिर ये सब होता है. अंटिल मेडिवल टाइम जूइश वर बार्ड फ्रॉम ओइंग लैंड. मेडिवल टाइम्स की अगर बात करी जाए, जूइश को लैंड वगैरह लेने का अधिकार नहीं था. दे सर्वाइव्ड मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लेंडिंग. उनका मेन काम क्या रहा?
कि क्योंकि इनको देखो जूइश को मेडिवल टाइम्स में क्या था, लैंड लेना अलाउड नहीं था, इनकी कम्युनिटी को लैंड लेना अलाउ नहीं था। तो ये लोग क्या करते थे, जूइश ट्रेड करते थे, मूव करते रहते थे और मनी लेंडिंग का काम करते थे, मनी लेंडिंग का काम करते रहते थे और मूव करते रहते थे, बंजारा टाइप। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड घेटोज। आज के टाइम पे अगर घेटोज एक शब्द अच्छा नहीं है, ये एक तरीके से वो एरिया कहलाता है जहाँ पे स्लम्स वगैरह हैं, डेवलप हो चुके हैं। घेटोज काफी कंट्रीज में, काफी रीजन्स में गेटोज होते हैं, आपके यहाँ पे भी होगा, जहाँ पे स्लम्स की आबादी ज्यादा है, एक ऐसा तबका जहाँ पे डेवलपमेंट ना के बराबर है, जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत गिरी हुई है, बीमारियां वगैरह होती रहती हैं। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए, ऐसे ही जो ज्यूस थे वो भी रहा करते थे मेडिवल टाइम्स में। They were often persecuted through periodic organized violence and expulsion from the land. However, Hitler's hatred of Jews was based on pseudo-scientific theories of race, which held that conversion was no solution to the Jewish problem. It could be solved only through their total annihilation. लेकिन जो हिटलर का ज्यूइश के प्रति इतना नेगेटिव एटीट्यूड रहा, वो रिलीजन तो था ही, साथ स्यूडो साइंटिफिक भी था रेस के अकॉर्डिंग। रेस को बहुत मानता था और सबसे नीचे तबके पे इन लोग को रखता था, ज्यूइश पॉपुलेशन को। और ये मतलब इम्प्योर है, इतना ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, इसीलिए। और ये मेन चीज है कि ज्यूइश कन्वर्ट भी नहीं हो सकते क्रिश्चियनिटी में, क्योंकि इसका मानना था कि कन्वर्जन वॉज नो सॉल्यूशन टू द जूइश प्रॉब्लम। इनका ये मानना था कन्वर्जन से काम नहीं चलने वाला है। तो कैसे कैसे क्या इस चीज को किया जा सकता है, केवल और केवल एलिमिनेट करके खत्म ही कर दो इन लोगों को। 1933-1938 कहर बरपाया। Nazis terrorized, pauperized and segregated the Jewish, compelled them to leave the country. The next phase, 1939-1945, aimed at concentrating them in certain areas and eventually killing them in gas chamber in Poland. गैस चैम्बर इन पोलैंड, वहां पे सबको ले जाके मार दो। ये सीन था। द रेशियल यूटोपिया। अंडर द शैडो ऑफ वॉर द नाजीज proceeded to realize their murderer racial ideas. तो 1939 से मैंने आप लोग को बताया था 1945 वॉर चल रहा है। इस वॉर के अंदर में इन्होंने बड़े पैमाने पे अपना जो मर्डरस और रेशियल आइडियाज था इसको प्रोपोगेट किया, ज्यूश वगैरह को मारा। जीनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। मतलब एक तरफ वॉर चल रहा है जर्मनी का दूसरे देशों के साथ, और एक तरफ यहाँ घर में क्या चल रहा है, जीनोसाइड। ऑक्यूपाइड पोलैंड वॉज डिवाइडेड अप। मच ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वॉज एनेक्स टू जर्मनी। अब पोलैंड की अगर बात करी जाए, मैंने आप लोग को मैप में दिखा दिया, मच ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न, ये जो रीजन था नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वाज एनेक्स टू जर्मनी। पोल्स वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड बाय एथनिक जर्मन्स ब्रॉट इन फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप। अब यहाँ के जो निवासी थे पोल्स, वो अब इस तरफ मूव कर गए या कहीं और मूव कर गए, और ये अपने घर वर छोड़ के चले गए। अब उन घरों में कौन आ गया, जर्मन्स रहने लगे। पोल्स वर देन हर्डेड like cattle in other part called the general government, the destination of all undesirables of the empire. अब ये हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पे तो निवास जर्मन्स करने लगे, तो ये लोग इधर उधर मूव कर गए। ये जो अदर पार्ट में गए इनको बोला जाता है जनरल गवर्नमेंट, जहाँ पे सभी अनडिजायरेबल्स जो एम्पायर के हैं वो कॉन्सेंट्रेट होने लग गए। Members of the Polish intelligentsia were murdered in large number in order to keep the entire people intellectually and spiritually servile. अब यहाँ पे जो जो पोलिश इंटेलिजेंसिया है, मतलब पोलिश पुलिस कह सकते हो, जो सीबीआई टाइप की है, उन सबका मर्डर करा जाने लगा बड़े पैमाने पे, सो दैट इंफॉर्मेशन ना इधर उधर स्प्रेड करी जा सके। Polish children who looked like Aryans were forcibly snatched from their mothers and examined by race experts. यहाँ पे जो पोलिश पॉपुलेशन में छोटे छोटे बच्चे थे उनको कैप्चर कर लिया जाता था, इनकी मदर से इनको छीन लिया जाता था, और क्या करते थे, इनका चेक होता था। रेस एक्सपर्ट्स थे जर्मन्स के, वो इनको चेक करते थे कि ये आर्यंस की तरह दिखते हैं कि नहीं, उनका जो ट्रेड्स है, उनका जो डीएनए वगैरह है, सब आर्यंस की तरह मैच कर रहा है कि नहीं। इफ दे पास्ड द रेस टेस्ट दे वर रेज्ड इन जर्मन फैमिलीज, एंड इफ नॉट दे वर डिपॉजिटेड इन ऑर्फनेजेस वेयर मोस्ट पेरिश्ड। बताइए, पोलैंड कब्जा लिया इतना पोर्शन, तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो पुलिस बच्चे हैं उनका रेशियल टेस्ट हो रहा है, अगर रेशियल टेस्ट में पास हो जाते हैं
तो जर्मन फैमिली उनको पालेगी, बड़ा करेगी। अगर फेल हो जाते हैं तो फिर उनको ऑर्फनेज में भेज दिया जाता है, जहाँ खाने वाने को इतना मिलता नहीं, डेथ हो जाती है। While some of the largest ghettos and gas chambers, the general government also served as the killing field for the Jewish. तो जनरल गवर्नमेंट ये हिटलर के अंडर में थी। जनरल गवर्नमेंट हिटलर के अंडर में, ये जो रीजन जीता ना इसने, यहाँ पे इसने जनरल गवर्नमेंट बनाई थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था पोलैंड में, तो किलिंग फील्ड फॉर द ज्यूज था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स वगैरह थे, ये सब हो रहा था यहाँ पे। दिस इज वन ऑफ द फ्रेट कार्स यूज्ड टू डिपोर्ट जूइश टू द डेथ चैम्बर्स। इस चीज को उस किताब में दिखाया गया, जो मैं कल एक किताब का नाम मेंशन कर रहा था। इसमें डॉक्टर भी बैठा था, वो डॉक्टर भी, जहाँ पे क्या करते थे डेथ चैम्बर में ले जाने के लिए ये एक फ्रेट कार थी, बोगी थी। स्टेप्स टू डेथ, क्या क्या चीजें होती थी, सारी चीजें। ये सारी पिक्स वगैरह देख सकते हो क्या है। ये भाग रहा था और उसमें मारा गया। तारों में करंट दौड़ता है, ऐसे नहीं भाग सकते हो, सारी चीजें हैं। नाउ यूथ इन नाजी जर्मनी। हाँ बिल्कुल पुलकित, यस। जो गुजरात में काफी बड़े पैमाने पे जूइश पॉपुलेशन आई थी उस टाइम पे, वहां के राजा ने सपोर्ट किया था। यूथ इन नाजी जर्मनी। हिटलर वॉज फेनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री। आई थिंक मैंने जब आप लोग को अनअकैडमी पे कहीं ना कहीं ये चीज पढ़ाई थी कि किस तरीके से हिटलर ने बच्चों पे और एडुकेशन पे जो है अपना प्रभुत्व, अपना डोमिनेंस दिखाया। हमने कहीं ना कहीं ये चीज पढ़ाई थी, एडुकेशन आई थिंक हम पढ़ा रहे थे तब, ये चीज बताई थी कि आप एजुकेशन को कंट्रोल कर लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे इस समय एनसीईआरटीज पे ज्यादा चल रहा है, सुना है? इस समय एनसीईआरटीज पे काफी बातें चल रही हैं, चौरी चौरा वगैरह चल रहा है कि इवेंट्स सही से नहीं बताए गए हैं, अलग कुछ रिप्रेजेंटेशन है। माना जाता है कोई सरकार जो होती है वो अपने मंसूबों को किताब के माध्यम से बताने की कोशिश करती है कि उनका देश महान था, उनके लोग महान थे, कोई एक पार्टी महान थी। तो बहुत अच्छा तरीका होता है एक प्रोपोगेंडा को फैलाने का, अपनी विचारधारा को जन सामान्य के लिए सामने रखने का, कि आप किताबों को कंट्रोल कर लो, बच्चों के माइंड को कंट्रोल कर लो। क्योंकि जो बच्चे ही हैं वही आगे जाके अलग अलग जगह पे आएंगे। तो उनके अगर दिमाग को आपने ऐसे मोल्ड कर दिया कि वो आपकी विचारधारा से प्रभावित, अरे हिटलर, अरे हिटलर, जब बचपन ही से बच्चे को आप ऐसे दिखाओगे कि हिटलर भगवान, हिटलर भगवान है, तो वो भगवान मानने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली, राइट? तो यहाँ पे अगर बात करे जाए तो प्रज्ञा पॉलिटी हम कैसे बता दें उनको, कहाँ कुछ राइट्स थे, जितना किताब में उतना ही समझा रहे हम। सिटीजन राइट्स और सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जर्मन पॉलिटी हम कैसे बता दें, हमने खुद नहीं पढ़ा है, जितना किताब में है उतना ही। राइट्स क्या होंगे, अधिकार इन लोगों के क्या होंगे? तो हिटलर, हाँ हम कहाँ पे थे, एडुकेशन, एडुकेशन की हम बात कर रहे थे कि एजुकेशन, और आई थिंक हमने आप लोग को कहा भी था कि एसे के पॉइंट ऑफ व्यू से और जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करिए, एजुकेशन पे अपने पास कुछ कंटेंट रखिए सब लोग। हमने बोला था ना आप लोगों को, एजुकेशन और कुछ टॉपिक्स दिए थे आप लोगों को कि उसका हमेशा कंटेंट तैयार रखिए। सवाल काफी आते हैं एजुकेशन को लेके और इंटरव्यू तक में पूछा जाता है एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो उसका कंटेंट अपने पास तैयार रखिए और बताइए किस तरीके से जो एजुकेशन है वो बच्चों को और किसी सोसाइटी को एट लार्ज मोल्ड कर सकती है, उसमें इतनी ताकत होती है। और उसका एक एग्जाम्पल दीजिएगा, ये नाजी जर्मनी वाला, नाजी जर्मनी वाला उसमें एग्जाम्पल दीजिएगा। तो हिटलर वॉज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री।
He felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology. इसका मानना था कि स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी तभी बन सकती है जब बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी के बारे में सिखाया जाए, बताया जाए. दिस रिक्वायर्ड अ कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल. अच्छा, आज के टाइम पे अगर बात करी जाए नासिज्म और फासिज्म, दोस्तों आपको क्या लग रहा है, ये आइडियोलॉजी लोगों में बढ़ रही है कि घट रही है? आज के टाइम पे बताओ, आपको क्या लगता है? नाजीवाद और फासीवाद आज के टाइम पे आइडियोलॉजी बढ़ रही है कि कम हो रही है? बताओ. बढ़ रही है. यस, ये बढ़ रही है. फ्रांस, यूएस, यस, ये सब इसी के एग्जाम्पल है. इंग्लैंड फॉर सच अ मैटर. ठीक है, ये चीज बढ़ रही है लोगों में. ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप इसका रूट पकड़िए, इसका रूट पकड़िए कि क्या है ये आइडियोलॉजी, इसको समझिए. What happened in schools under Nazism? All schools were cleansed and purified. तो नासिज्म के तहत स्कूलों में क्या होता था? सबसे पहले स्कूल्स को क्लीन और प्यूरिफाई किया जाता था. This meant that teachers who were Jewish or seen as politically unreliable were dismissed. इसका क्या मतलब है? सबसे पहले ऐसे टीचरों को निकालो जो कि जूइश हैं या फिर पॉलिटिकली अनरिलायबल है. पॉलिटिकली अनरिलायबल का क्या मतलब? दे डिडंट सपोर्ट नासिज्म आइडियोलॉजी. इनको निकालो. चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रीगेटेड. बच्चों को अलग अलग पार्ट्स में सेग्रीगेट किया जा रहा है. जर्मन एंड जूइश कुड नॉट सिट टुगेदर और प्ले टुगेदर. सब्सिक्वेंटली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, जूइश, physically handicapped, gypsy, thrown out of school. Finally, in 1940s, they were taken to gas chambers. तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? सबसे पहले यहाँ पे किया ये जा रहा है कि जो बच्चे जूइश हैं, हैंडीकैप्ड हैं, जिप्सीज के बच्चे, उनको अलग किया जा रहा है. फाइनली उनको भेजे दे रहे हैं 1940s में गैस चैम्बर्स में. गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्ट टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग. अब जो यहाँ पे फाइनली बच्चे आए
गुड जर्मन चिल्ड्रन दे वर सब्जेक्टेड टू प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, नाजी स्कूलिंग उनको सब पढ़ाया जाएगा। स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर री रिटन, स्कूल टेक्स्ट बुक को दोबारा से लिखा गया उनकी आइडियोलॉजी पे। रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज ऑफ रेस, रेशियल साइंस उन लोग को पढ़ाई गई किस तरीके से जो नाजी जर्मन आर्यंस हैं वही सबसे सुपीरियर है। स्टीरियोटाइप्स अबाउट जूइश वर पॉपुलराइज्ड इवन दो मैथ्स क्लास, बताइए मैथ्स क्लास में भी ज्यूश के प्रति जो एक स्टीरियोटाइप है, एक नेगेटिव एटीट्यूड है, उसको भी पॉपुलराइज किया जा रहा है। चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट जूइश, वर्कशिप हिटलर, बताइए ये बच्चों को सिखाया जा रहा है। लॉयल रहिए, सबमिसिव रहिए, आवाज मत उठाइए, जूइश को घृणा करो, वर्कशिप करो हिटलर की। इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वॉज टू नर्च्योर अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन अमंग चिल्ड्रन, स्पोर्ट्स को यहाँ तक ऐसे उसका काम बताया गया कि वायलेंस को स्पिरिट होना चाहिए, लोगों में इसकी भावना आनी चाहिए, एग्रेशन आना चाहिए बच्चों में। हिटलर बिलीव दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलिन, तो बॉक्सिंग बहुत प्रोपोगेट किया जा रहा था, बॉक्सिंग। अच्छा, आई थिंक एक ओलंपिक भी हुआ था बर्लिन में, ये गोल्ड मूवी में दिखाया गया है, जिसमें हिटलर आया था या जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा था, चला गया था फिर देख के। ये चीज आप लोगों को पता है? बर्लिन में ओलंपिक्स कराए गए थे बर्लिन में। तो स्पोर्ट्स का एक अलग वो रहा जर्मन्स के लिए, वो सपोर्ट करते थे स्पोर्ट्स को, क्योंकि इनका मानना था कि ये सब बच्चे को आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग, मस्कुलिन बनाते हैं। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एडुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म, यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एडुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। यूथ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह उनको क्या सबको सिखा रही थी जर्मन यूथ को, स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। 10 year olds हैड टू एंटर जंक वॉक, ये जंक वॉक क्या है? नाजी यूथ ग्रुप्स फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 years of age, ये आई थिंक मैंडेटरी था ज्वाइन करना। एट 14 ऑल बॉयज हैड टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन हिटलर यूथ, वेयर दे लर्न टू वर्कशिप वॉर, glorify aggression and violence, condemn democracy, hate Jewish, communist, gypsies and all those categorized as undesirable। देख रहे हो, मतलब बच्चा पैदा हुआ नहीं कि उसका जो माइंड की ग्रीसिंग थी हर लेवल पे कैसे करी जा रही थी, कैसे वही बात बार 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 दोहराई जा रही थी। इस पे कई मूवीज भी बनी है, इस तरीके की ग्रीसिंग पे कई मूवीज भी बनी हुई हैं, जिसमें स्टार्टिंग से ही दिखाया जाता है कि एक तबका बेकार है, एक तबका अच्छा है, स्टार्टिंग से ही। और एक कोई मूवी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ऐसे उसमें लोग एक एक चैम्बर में लेटे रहते हैं और उनके सामने एक स्क्रीन चलती रहती है, उस पर दिखाया जाता है कि ये विश्व में ये सब हो रहा है, विश्व खराब है, बेकार हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रखा है, उनको यही बस दिखाया जाता है, रिपीट रिपीट मोड पे यही दिखाते रहते हैं, यही दिखाते रहते हैं। तो उनके अंदर वही मानसिकता आई जाती है, राइट, वो उनके अंदर ऐसी मानसिकता आई जाती है, वर्ल्ड वॉर हो रहा है, पानी के लिए युद्ध हो रहा है, नेगेटिविटी है, डिजीज है, बीमारी है, मतलब दुनिया बेकार ही है, सारा नेगेटिव चीज इनको दिखाया जाता है कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली यही दिखाते रहते हैं। तो ये ग्रीसिंग है, माइंड की ग्रीसिंग है। आप लोग भी अपने को अगर ऐसे नेगेटिव देखते रहोगे तो मतलब कभी खुश नहीं रहोगे, हाँ, तो कभी खुश नहीं रहोगे, ठीक है। तो ये चीज, आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिगोरस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग दे ज्वाइन द लेबर सर्विस, यूजुअली एट द एज ऑफ 18 साल की उम्र में लेबर सर्विस ज्वाइन कर ली। तक इनकी माइंड में ब्रेन वॉश काफी जबरदस्त हो चुका था। देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशंस, ये सभी मेल्स के लिए मस्ट था, मेल्स के लिए मस्ट था आर्मी को ज्वाइन करना एक तरीके से। The Youth League of the Nazis was founded in 1922. 4 years later, it was renamed as Hitler Youth to unify the youth movement under Nazi control. All other youth organization was systematically dissolved and finally banned. आगे जाके क्या होता है, जो बाकी चल रही थी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, इस हिटलर यूथ के अलावा सबको बैन कर दिया गया। तो जूइश चिल्ड्रन अराइविंग एट द डेथ फैक्ट्री टू बी गैस्ड, ये देखिए इन बच्चों को मारने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
ये डिजायरेबल चिल्ड्रन है, डिजायरेबल चिल्ड्रन जिनको हिटलर चाहता था कि ये मल्टीप्लाई हों, आगे यही बढ़े। जर्मन ब्लडेड इन्फेंट विद हिज मदर बीइंग ब्रॉट फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप टू एनेक्स पोलैंड फॉर सेटलमेंट। इनको वहाँ लाया गया है सेटलमेंट के लिए क्योंकि ये जर्मन ब्लडेड है। द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर रिपीटेडली टोल्ड दैट women वर radically डिफरेंट फ्रॉम men। इनको बचपन ही से सिखाया जाता था नाजी जर्मनी में क्या महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग तरीके से अलग है। द फाइट फॉर इक्वल राइट्स फॉर men एंड वुमेन दैट हैड बिकम पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स एवरीवेयर वाज रॉन्ग एंड वो टू डिस्ट्रॉय सोसाइटी। क्या बताया जाता था नाजी जर्मनी में बच्चों को कि जो मेल और फीमेल है दे आर नॉट इक्वल, ड्रास्टिकली नॉट इक्वल। और जो हर जगह डेमोक्रेटिक राइट्स की बात चल रही है, इक्वलिटी की बात चल रही है बाकी दुनिया में मेल फीमेल के अधिकार की, ये बिल्कुल ही गलत है और सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देंगी। While boys were taught to be aggressive, masculine, steel-hearted, girls were told that they had to become good mothers and rear pure-blooded Aryan children। समझ में आ रहा है? मेल्स को क्या बोला जा रहा है? तुमको एग्रेसिव होना है, मस्कुलिन होना है, जो स्टील हार्ट का होना है। गर्ल्स को क्या बताया जा रहा है? यू हैव टू बिकम अ गुड मदर। तुमको रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन पैदा करने हैं। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस। ये गर्ल्स की जिम्मेदारी है, दे हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस। डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम ज्यूश, ज्यूश से दूर रहो, घर को संभालो। टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज, दे हैड टू बी द बियरर्स ऑफ आर्यन कल्चर एंड रेस। देख रहे हो? In 1933 Hitler said, in my state the mother is the most important citizen, but in Nazi Germany all mothers were not treated equally. Women who bore racially undesirable children were punished and those who produced racially desirable children were awarded। ऐसी women जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन पैदा कर रही हैं उनको पनिशमेंट मिलेगा, ऐसे women जो रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन पैदा कर रही हैं उनको अवार्ड मिलेगा। They were given favored treatment in hospitals and were also entitled to concession in shops and on theater tickets and railway fares। इन सबको ये बेनिफिट मिलेगा जो कि रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन पैदा कर रही हैं। थिएटर टिकट्स, रेलवे फेयर्स, शॉप्स, कंसेशन मिलेगा। To encourage women to produce many children, honor crosses were awarded। मतलब अवार्ड दिया जाता था कई बच्चों को पैदा करने पे। ब्रॉन्ज क्रॉस वॉज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन, सिल्वर फॉर 6 बच्चे, गोल्ड फॉर 8 और मोर बच्चे। तो ये अवार्ड दिया जाता था बच्चे पैदा करने पे। ऑल आर्यन वुमेन who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned, severely punished। चौराहे पे, बीच चौराहे पे मारा जाता था उनको, बीच चौराहे पे मारा जाता था, जो कि इस प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट से अलग होती थी। राइट। ओके ओके, अभी क्लास के बाद हम बात कर लेते हैं, ठीक है? क्लास के बाद हम बात कर लेते हैं। Those who maintained contact with Jewish, Poles and Russians were paraded through the town with shaved heads, blackened faces and placards hanging around their necks saying, I have sullied the honor of the nation। ये चीज भी एक मूवी में दिखाई हुई है। अगर कोई महिला जूइश, पोल या रशियन के साथ शादी कर लेती थी, उसको बीच सड़क पे परेड कराया जाता था, गंजा करके, मुंह काला करके और उनके गले में प्लकार्ड टांग के। प्लकार्ड पे क्या लिखा रहता था? आई हैव सलीड द ऑनर ऑफ द नेशन। मैंने राष्ट्र का नाम बर्बाद किया है, ऐसे उनका परेड निकाला जाता था। Many received jail sentences and lost civic honor as well as their husbands and families for this criminal offense। काफी को इनमें से जेल सेंटेंस मिली, काफी लोगों को हस्बैंड फैमिलीज तक को तबाह कर दिया गया था। द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। किसका किसका सब्सक्रिप्शन खत्म हो रहा है भाई? विक्रांत आपका भी हो रहा है क्या?
मेरी अप्रैल तक की क्लासेस लग गई हैं अनअकैडमी पे। हमने बताया तो था आप लोगों को, 16 तारीख से, अच्छा हाँ, 10 तारीख से, 16 तारीख से, 24 तारीख से 3+ कोर्सेज आ रहे हैं। 10 तारीख से एशियंट हिस्ट्री का आ रहा है, 16 तारीख से ज्योग्राफी का आ रहा है, 24 तारीख से इन्वायरमेंट का आ रहा है। ये मतलब सबसे खतरनाक होगा इन्वायरमेंट का, एशियंट हिस्ट्री सबसे खतरनाक, आप लोग जान ही रहे हो। हिस्ट्री कंप्लीट करवा देंगे विक्रांत, कोशिश तो पूरी करेंगे, लेकिन अगर ये 2 घंटे की क्लास चलेगी, अगर नहीं हो पाती है तो उसको हम अप्रैल में 1+ कोर्स लाके तब करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एशियंट मेडिवल मॉडर्न हम लेंगे। सौरभ 1 साल का ले लो, सौरभ, सौरभ 1 साल का ले लो, ठीक है, 1 साल का रख लो। चंचला जी हम आपसे बात करते हैं, क्लास ले ले। दोस्त की आईडी गुम है, हो चुकी है। बहुत आराम से चलाइएगा, 2 से अधिक जगह पे अपना पासवर्ड मत बांटना, 3 पे थोड़ा दिक्कत आ जाएगी, 2 लोग ही शेयर करो मैक्सिमम। उससे अलग है पुलकित, उससे काफी अलग है, ड्रास्टिकली अलग है उससे, पुराने से एशियंट हिस्ट्री इस बार जो चल रहा है। पंकज, संजीव वर्मा आज हम 1 बजे बता देंगे, आज हम 1 बजे फ्री हैं, आज फ्री वाली बात करेंगे, आज और कल, बस आज बस यही चलेगा, हम पढ़ाएंगे नहीं। नया, हाँ आईडी शेयर कर सकते हैं, यस शालिनी, यानी अकेडमी की आईडी 2 लोग शेयर कर सकते हो, शेयरिंग में भी खरीद सकते हो प्लस कोर्सेस। वैसे ये हम ऑथराइज्ड नहीं है बताने के, लेकिन यहाँ पे तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कोई कहना नहीं कि सर ने बताया था। 2 से ज्यादा लोग लेकिन ना देखना, 2 से ज्यादा लोग लेकिन मत देखिएगा, 2 से ज्यादा लोग। आज 1 बजे क्लास है, हम बस फ्री फंड में बात करेंगे आज, बस ऐसा ही है, आज और कल। 3 लोग यूज करोगे तो उनके पास एक वो होता है ना, हर एक लैपटॉप का नेट का वो होता है, क्या बोलते हैं उसे, आईडी जो होती है, आईपी एड्रेस, यस, वहां उन लोग के पास आता है, तो दिक्कत हो जाएगी। 2 लोग मैक्सिमम यूज करो, 3 पे दिक्कत हो जाएगी, पूरा अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, ना तुम रहोगे ना तुम्हारे दोस्त रहेंगे, तो फालतू का रिस्क क्यों लेना, ठीक है। शेयरिंग में अगर किसी का खत्म हो रहा है, चाहो तो शेयर करके ले लो, लेकिन हमारा नाम ना बोलना कहीं पे, समझ लो। चलो अब इधर आओ, चलो ये आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा हम बाद में बताएंगे, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। हाँ क्या बता दे अनुपम, क्या हो गया बताइए, क्या बता दें। अरे यार, जिनको जाना है जा सकते हैं, अब हम यहाँ पे बस बात थोड़ी कर रहे हैं, जिनको जाना है जा सकते हैं, आज के लिए इतना ही। एशियन की टाइमिंग 2 से 4, तान्या 2 से 4, 2 घंटे का, 2 से 4 लगा दिया, मंडे को पब्लिश हो जाएगा कोर्स। एक टाइम पे 2 लोग देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल देखो, लेकिन कमेंट 1 लोग करना, कमेंट 1 लोग करना। इस बार वैकेंसी 400 नहीं है बच्चा, 800 हो जाएगी, किसने पूछा, ये बच्चा कह सकते हैं, पुलकित नहीं। 800 हो जाएगी, अभी इनिशियल है 400, 800 हो जाएगी। ये वीडियो यूट्यूब पर ना डालिएगा, वरना कोई अनअकैडमी वालों को, अरे हाँ, ध्यान ही नहीं था हमें तो, इसको हम ड्राइव पे डाल देंगे, ठीक है, इसको ड्राइव पे डाल देंगे। चलो, अच्छा सुनो, आप लोगों से एक काम है, हमें कोई हमें पर्सनल मैसेज करके बताना, जैसे गूगल ड्राइव पे स्पेस मिलता है चीज़ों को सेव करने का, वैसे कोई इंडियन वेबसाइट या इंडियन कोई ऐसा है जहाँ पे हम मटेरियल को सेव कर सके, 100 GB से अधिक, जितना पेड होगा हम देख लेंगे, क्योंकि गूगल पे मेरा पेमेंट अभी नहीं हो रहा है, तो हमें ज़रा बता दीजिएगा, हमें ज़रा बता दीजिएगा अगर कोई ऐसी सर्विस अवेलेबल है, वन ड्राइव को छोड़ के, बाहर की छोड़ के, इंडियन कोई हो तो बताइएगा। अरे डीजी लॉकर कहाँ कितना ले लेगा, 100 GB से ऊपर, पेड भी है चलेगा वो, ठीक है, एक बार ये चीज हमें बता दीजिएगा कोई, जितना जल्दी हो सके।
जितना जल्दी हो सके हमें बता दीजिएगा। गूगल ड्राइव को छोड़ के, वन ड्राइव को छोड़ के, इंडियन कोई हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि हमें स्पेस का बहुत ज़रूरत है इस समय, और मेरा पेमेंट गूगल पे हो नहीं रहा है, ये बात है। बाकी ठीक है, 1 बजे फ्री वाली क्लास में जिसको जो बात करनी आइएगा। हाँ हाँ, पढ़ना, यस, उसको जल्दी देख लीजिएगा। काफ़ी चीज़ें मुझे अपलोड करनी है, क्योंकि काफ़ी रजिस्ट्रेशंस वगैरह का डिमांड है, मैंने सबको होल्ड पे रखा हुआ है, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए भी और एनसीईआरटीज के लिए भी, उसको होल्ड पे रखा हुआ है। नहीं तो अगर कोई सर्वर लेना हो, कोई वेबसाइट बनानी हो, तो अगर ऐसा कुछ हो तो वो देख के बता देना हमें। अगर कोई सर्वर लिया जाता हो, मंथली उसका चार्ज होता हो, तो वो भी बता देना, अगर ऐसा कुछ होता है। चलो अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक, बाय बाय, 1 बजे मिलते हैं, जिसको जो बात करनी है, और ज्योग्राफी का हम बताएंगे वहाँ पे। चलो ठीक ठीक, ओके ओके, बाय बाय।